हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। ठीक है, तो वैसे तो लोक प्रशासन मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है। अब इसके बाद में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि निजी प्रशासन का अर्थ क्या है, फिर उसकी विशेषता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है और इनमें समानताएं क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं निजी प्रशासन। तो निजी प्रशासन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर कि निजी प्रशासन व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा नियंत्रित, निर्देशित और संचालित प्रशासन है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है या लाभ अर्जित करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये निजी प्रशासन का अर्थ होता है। जबकि जो लोक प्रशासन होता है, तो लोक प्रशासन का अर्थ होता है जनता का कल्याण करना, और निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना, लाभ अर्जित करना। तो निजी प्रशासन मतलब तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, तो सभी प्राइवेट कंपनीज का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। यदि इन्हें लाभ नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनी काम नहीं करेगी। लेकिन हमारी सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी सरकार का उद्देश्य तो है जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो दूसरा अर्थ भी आप इसको समझ सकते हैं। तो दूसरा अर्थ देखिए कि निजी प्रशासन वह है जो सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः लाभ के लिए संचालित किया जाता है। ठीक है, तो यह भी इसका अर्थ होता है। तो ये दो अर्थों में से जो आपको सरल लगे फ्रेंड, आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो निजी प्रशासन होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो निजी प्रशासन होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं में पहली विशेषता यह देखिए कि निजी प्रशासन में गोपनीयता अधिक पाई जाती है, मतलब इसमें जानकारी का खुलापन नहीं होता। इसके बाद फिर दूसरा होता है कि निजी प्रशासन में अधिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि जनसंपर्क माध्यमों एवं साधनों का प्रयोग इसमें अधिक किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली विशेषता देखिए फ्रेंड इसमें कि उपभोक्ताओं की रुचि, मांग एवं अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्पादों, गतिविधियों में परिवर्तन इनकी प्रमुख आवश्यकता एवं विशेषता होती है। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है इनकी कि निजी संगठन का अस्तित्व स्थायी न होकर अस्थायी होता है, मतलब ये संगठन जरूरी नहीं कि हमेशा रहें। तो जब किसी भी संगठन को, किसी भी कंपनी को नुकसान होता है या फिर हानि होती है, तो वह कंपनी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि निजी प्रशासन का प्रमुख एवं अंतिम उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो निजी संगठन होता है या जो निजी प्रशासन होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर इनको लाभ नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर अगला आता है कि निजी प्रशासन प्रायः छोटे एवं सरल प्रकृति के संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे होते हैं, इसके बाद में सरल प्रकृति के होते हैं। इसके बाद जो निजी प्रशासन होते हैं, तो ये वैधानिक, संवैधानिक कानूनों के स्थान पर ये इनके खुद के नियम या इनके निजी नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि निजी प्रशासन में कार्यकुशलता, मितव्ययिता। तो मितव्ययिता का मतलब क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं इकोनॉमी या पैसे बचाना। ठीक है, जितनी जरूरत है उतने ही पैसे खर्च करना, इसमें अपव्यय नहीं होता। इसके बाद फिर मितव्ययिता को हम सरल भाषा में कह सकते हैं कंजूस। ठीक है, तो प्राइवेट जो संगठन होते हैं उनका उद्देश्य होता है कम से कम पैसा लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद में फिर लोचशीलता, मतलब इनमें लचीलापन होता है। इसके बाद में समय के अनुरूप परिवर्तन की क्षमता इनमें अधिक होती है। इसके बाद फिर इनका स्वरूप गैर राजनीतिक होता है, मतलब इसमें राजनेताओं का कोई इंटरफियर नहीं होता, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके बाद फिर यह उपभोक्ताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है।
ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि निजी प्रशासन की विशेषताएं लिखिए, तो 5 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सारी विशेषताएं आपको लिखनी होगी। इसके बाद फिर आगे देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। अब जो लोक प्रशासन होता है तो इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं होती हैं। तो इन समानताओं का समर्थन करने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, उनके नाम आपको याद रखना होगा। तो देखिए, इसमें कुछ विद्वानों के नाम में जैसे हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट, लिंडल उर्विक, और इसके बाद में और भी कुछ विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं, ये दोनों को समान मानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इस मत के जो समर्थक होते हैं, ये विद्वान होते हैं, ये उन विषयों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान होते हैं। इसीलिए फिर हेनरी फेयोल कहते हैं, तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जिसे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसके बाद फिर योजना बनाना, संगठित करना या संगठन बनाना, इसके बाद में आदेश देना, समन्वय और नियंत्रण करना इत्यादि प्रक्रिया सभी जगह विद्यमान होती है। अतः मैंने प्रशासन के विस्तृत अर्थ में केवल सार्वजनिक सेवाओं को ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी शामिल किया है। ये हेनरी फेयोल का कहना है, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के कुछ बिंदु यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। ठीक है, तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों के लिए अनुसंधान और नवीन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे हमारे गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हमारी सरकार में भी अनुसंधान या जो सरकारी संगठन होते हैं उनमें भी अनुसंधान किया जाता है, नई नई तकनीकों की आवश्यकता होती है। और इसके बाद जो प्राइवेट संगठन होते हैं तो निजी संगठनों में भी अनुसंधान की आवश्यकता है, उसमें भी अनुसंधान होते रहते हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग निजी संगठनों में या निजी प्रशासन में भी होता रहता है। इसके बाद फिर बढ़ते उत्तरदायित्वों एवं विकास को देखते हुए दोनों ही प्रशासन नवीन सिद्धांतों, नए उपकरणों एवं विधाओं का सहारा लेते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है प्रशासन की समान तकनीकें। ठीक है, तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में ही प्रशासन की समान तकनीकों का प्रयोग होता है। जैसे फाइलों का रख रखाव, मतलब फाइलों को कैसे रखा जाएगा, तो इसके रख रखाव दोनों में समान होते हैं। इसके बाद फिर उनका निस्तारण, फिर आदेश का प्रारूप, फिर कार्य प्रक्रियाएं, फिर आंकड़े उपलब्ध कराना, फिर इसके बाद में हिसाब किताब रखना, रिपोर्ट तैयार करना, ये दोनों ही प्रशासन में होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच में समानता है। इसके बाद फिर दोनों ही प्रशासन में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में लेखांकन का कार्य भी होता है और लेखा परीक्षण का कार्य भी होता है, तो दोनों में समान प्रक्रिया होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है उद्देश्य हेतु संगठित। तो जिस उद्देश्य के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है उसकी प्राप्ति हेतु दोनों ही प्रशासन संगठित रूप से प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये सिर्फ जो पॉइंट है, जो हेडिंग है, साइड हेडिंग, सिर्फ ये लिखना होगा। और अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो साइड हेडिंग लिखने के बाद में आपको इनका वर्णन करना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है जनसंपर्क। अब जनसंपर्क मतलब जनता को संपर्क करना, ये जनता को सूचना देना। तो आज के युग में जनसंपर्क का महत्व सर्वविदित है। ठीक है, मतलब सभी लोग जानते हैं कि बिना संपर्क के या जनता को बिना सूचित किए कोई भी कंपनी का प्रचार नहीं हो सकता। अगर सरकार भी कोई योजना बनाती है तो सरकार भी उसका प्रचार करती है। जनता तक कैसे पहुंचाएगी, तो विज्ञापन के माध्यम से। सरकार जैसे कोई भी योजना शुरू करती है, ठीक है, तो उस योजना का लाभ जनता को कैसे मिले, तो इसके लिए सरकार जनता को बताती है। तो कैसे बताती है, जैसे टीवी चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर सड़क किनारे, या फिर रोड के किनारे। हम देखते हैं शहरों में
होर्डिंग लगी रहती है, ठीक है। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है जिससे जनता को सारी जानकारी दी जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो निजी प्रशासन होते हैं, निजी संगठन होते हैं, तो ये भी अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार इसी तरीके से करते हैं, इसलिए इन दोनों में समानता पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विकास एवं प्रगति। तो कोई भी प्रशासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह विकासोन्मुख एवं प्रगतिशील न हो, चाहे वह लोक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो। दोनों के लिए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार या परिस्थितियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। विकास एवं प्रगति के बिना लोक प्रशासन अधिक जन उपयोगी नहीं हो सकता और निजी प्रशासन लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है प्रशासनिक सिद्धांत। तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में एक समान प्रबंध की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। दोनों ही प्रशासन में योजनाएं बनाना, संगठित करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, आदेश देना इत्यादि प्रक्रियाएं समान रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कार्मिक व्यवस्था। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही भर्ती, प्रशिक्षण, आचार संहिता एवं अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है, अगली समानता है अधिकारियों के दायित्व। तो लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा जो निजी प्रशासन होता है वह उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोनों ही प्रशासन के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होता है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति में संगठन के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब समानताएं हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकती है और आपसे 3 नंबर में भी पूछे जा सकती है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही प्रशासन में विभिन्न क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये यहाँ पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताएं समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर या असमानताएं। तो लोक प्रशासन या निजी प्रशासन में अंतर किन किन आधारों पर है और कौन कौन विद्वान इस असमानता या अंतर के समर्थक हैं, तो ये देखिए। तो लोक प्रशासन संस्थागत परिवेश में निजी प्रशासन से भिन्न होता है, जिसमें यह काम करता है। पॉल एच एपलबी कुछ इसके समर्थक विद्वान है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानने वाले विद्वानों में पहले विद्वान का नाम आता है पॉल एच एपलबी, दूसरे विद्वान का नाम है सर जोसेफ स्टैम्प और तीसरे हैं हर्बर्ट ए साइमन। इसके बाद पीटर ए ड्रकर। तो ये 4 ऐसे विद्वान हैं फ्रेंड जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखना है। 3 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर या असमानता मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो ये इनके नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पहले देखिए इसमें एपलबी का दृष्टिकोण। तो पॉल एच एपलबी ये क्या कहते हैं इनके बारे में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में किस आधार पर अंतर बताते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है इनके द्वारा बताया गया राजनीतिक चरित्र, ठीक है। तो इनका यह कहना है कि जो लोक प्रशासन होता है इसका चरित्र राजनीतिक होता है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसमें कोई राजनीतिक चरित्र नहीं होता या उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। इसके बाद फिर दूसरा है कि उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता। तो जो लोक प्रशासन होता है उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है या निजी प्रशासन होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इस आधार पर भी पॉल एच एपलबी दोनों में अंतर मानते हैं। इसके बाद फिर तीसरा अंतर का आधार आता है जन जवाबदेही, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है यह जनता के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर जो निजी प्रशासन होता है यह जनता को अच्छा परिणाम मिले अपने उत्पादों का, इस कारण से वह जवाबदेह होता है, न कि जनता को कोई अलग से स्पेशल फायदा पहुंचाने के लिए। जो प्राइवेट
एडमिनिस्ट्रेशन होता है, निजी प्रशासन होता है, यह खुद का लाभ पहले देखता है। अगर इसे लाभ नहीं होगा निजी प्रशासन को तो वह कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो लोक प्रशासन होता है तो लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। इसके लिए भले ही सरकार को नुकसान क्यों ना हो, सरकार को भले ही हानि उठाना पड़े, सरकार तो भी कार्य करती है, ठीक है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, निजी संगठन होते हैं, ये हानि को भुगतते हुए कोई कार्य नहीं करते, ठीक है। ये इनका कहना है पॉल एच एपलबी का। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगले आते हैं हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन का दृष्टिकोण है कि इनके अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर जन कल्पना में निहित है, जो 3 बिंदुओं से संबंधित है। तो पहला इन्होंने बताया है, देखिए इसमें पहला हो जाता है कि लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही होती है। अब यहाँ पर लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो ये बहुत पुरानी बात है कि जब हमारे भारत में अंग्रेज होते थे, ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि उनके पास जो फाइल होती थी उस पर लाल फीता बांध कर रख देते थे। उसका मतलब यह होता था कि इस फाइल पर कोई कार्य नहीं करना है, उसे कहते थे लाल फीताशाही, ठीक है। तो यह लाल फीताशाही वर्तमान में क्या है? इसका वर्तमान में अर्थ है कि कार्यों में अनावश्यक विलंब करना, ठीक है, कार्य न करने की इच्छा। तो कार्यों में जब अनावश्यक विलंब किया जाता है तो उसे ही लाल फीताशाही कहते हैं। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है इसमें लाल फीताशाही पाई जाती है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन इससे बिल्कुल मुक्त होता है। निजी प्रशासन में ऐसे कोई लाल फीताशाही जैसी समस्या नहीं पाई जाती। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें, लोक प्रशासन राजनीतिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोक प्रशासन होता है इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है यह राजनीति से मुक्त होता है या यह गैर राजनीतिक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर तीसरा आता है इसमें, लोक प्रशासन नौकरशाहाना होता है, जबकि निजी प्रशासन इससे बिल्कुल मुक्त होता है और निजी प्रशासन व्यापार जैसा होता है। अब ये नौकरशाहाना क्या है? तो नौकरशाहाना का मतलब ये होता है कि इसमें जो अधिकारी वर्ग होते हैं तो अधिकारी वर्ग ये नौकरशाह कहलाते हैं, ठीक है। और ये नौकरशाह मतलब जो अधिकारी वर्ग होता है ये अपने आप को स्वामी समझते हैं, ठीक है, न कि सेवक। जबकि इनको जब नियुक्त किया जाता है तो प्रशिक्षण के दौरान इन्हें यह बताया जाता है कि आप जनता के सेवक हैं, न कि स्वामी। लेकिन जैसे अधिकारी पद संभालता है या पदभार ग्रहण करता है तो फिर यह अपने आप में स्वामी समझने लगता है, अपने आप को स्वामी समझता है। तो इसको कहा जाता है नौकरशाही, ठीक है नौकर, लेकिन आपको अपने आप को ये शाह समझते हैं, अपने आप को स्वामी समझते हैं, तो ऐसी समस्या को नौकरशाही कहते हैं। तो इसमें लोक प्रशासन में नौकरशाहाना होता है, जबकि निजी प्रशासन में व्यापार जैसा होता है। मतलब निजी प्रशासन का उद्देश्य होता है व्यापार करना और लाभ कमाना। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है सर जोसेफ स्टैम्प। तो सर जोसेफ स्टैम्प का दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 4 पहलुओं के कारण या 4 बिंदुओं में अलग है। तो पहला इन्होंने बताया है कि सेवा भावना का सिद्धांत, ठीक है। तो सेवा भावना के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताते हैं कि जो लोक प्रशासन में कर्मचारी वर्ग होता है ये जनता के प्रति ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं या जनता के समक्ष ठीक ढंग से पेश नहीं आते हैं। इनके अंदर सेवा भावना की कमी होती है, ठीक है। ये कई बार कार्यों को टालते हैं, ये इनका कहना है सर जोसेफ स्टैम्प का। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई भी निजी संगठन होता है या कोई भी निजी प्रशासन होता है उसमें ऐसी समस्या नहीं होती। इसके बाद फिर अगला आता है जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो सर जोसेफ स्टैम्प का कहना है कि जो लोक प्रशासन होता है तो इसमें जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है, ये लापरवाही बरतते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। इसके बाद फिर अगला आता है बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। तो इनका कहना है कि जो लोक प्रशासन होता है इसमें बाहरी वित्तीय नियंत्रण होता है, जबकि जो निजी संगठन होता है या जो हमारा निजी प्रशासन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें जो लोक प्रशासन होता है एक रूपता का सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं कि एक रूपता के सिद्धांत का पालन होता है लोक प्रशासन में, ठीक है। तो इन आधार पर हम देखते हैं कि सर जोसेफ स्टैम्प भी इनमें अंतर मानते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगले आ जाते हैं ड्रकर। तो पीटर ड्रकर का दृष्टिकोण है या इनका विचार यह है
कि लोक प्रशासन जिसको ये सेवा संस्थान कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पीटर ड्रकर इन्होंने लोक प्रशासन को सेवा संस्थान कहा है, और जो निजी प्रशासन होता है उसे ये व्यापार संस्थान कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी तौर पर अलग होते हैं। तो इन्होंने कहा है, पीटर ड्रकर ने कहा है कि यह अपने विस्तार क्षेत्र में अलग है और इसके मूल्य अलग हैं, इसे अलग उद्देश्यों की जरूरत है और यह समाज को एक अलग योगदान देता है। प्रदर्शन और परिणाम सेवा संस्थान में उस चीज से बिल्कुल अलग होते हैं जो वे एक व्यापार संस्थान में होते हैं। प्रदर्शन का प्रबंधन ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें सेवा संस्थान व्यापार संस्थान से अहम तरीके से अलग होता है। ये इन्होंने कहा है पीटर ड्रकर ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में अब अगला जाता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं, ठीक है। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता या अंतर, तो अभी हमने जो आपको बताया है थोड़ी देर पहले, तो वे कुछ विद्वानों के विचार थे, तो उनके बारे में हमने आपको बताया था। अब देखिए लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में असमानताएं किन किन आधारों पर होती है। तो पहला देखिए इसमें कार्यकरण के आधार पर। अब पहला पॉइंट है कि कार्यकरण के आधार पर, तो देखिए इसमें कि लोक प्रशासन तथा नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि नौकरशाही के समस्त दोष जैसे कठोरता, निरंकुशता, लालफिताशाही, अहंकार तथा अकर्मण्यता आदि लोक प्रशासन में दिखाई देते हैं, जबकि निजी प्रशासन में लचीलापन होता है, स्वतंत्रता, मृदु व्यवहार और कार्यशीलता, ठीक है, ये पाया जाता है निजी प्रशासन में। जबकि लोक प्रशासन में क्या होता है, तो लोक प्रशासन में कठोरता आती है, मतलब कि लोक प्रशासन में जो अधिकारी वर्ग होता है या कर्मचारी वर्ग होते हैं ये जनता के प्रति कठोर व्यवहार को अपनाते हैं, लेकिन ऐसा निजी प्रशासन में नहीं होता, ठीक है। उदाहरण के लिए हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ का बाबू या वहाँ का अधिकारी कैसे हमसे बातें करता है। वैसे दूसरी तरफ जब हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी निजी प्रशासन में अर्थात रिलायंस कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या उसमें भी जो अधिकारी होते हैं वे देखिए आपसे कितने अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोनों में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कार्य कुशलता। तो लोक प्रशासन में संगठन बड़े होते हैं, प्रक्रियाएं जटिल होती है तथा नियंत्रण प्रक्रिया शिथिल होती है, अतः इसमें अकार्यकुशलता का वर्चस्व हो जाता है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है इसमें कुशलता एवं शीघ्रता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो जनता तथा कानून के प्रति लोक प्रशासन की जवाबदेहता ने भी इसके कार्यकरण को प्रभावित किया है। इसके बाद फिर कुशलता बढ़ाने के लिए कई बार नियमों से परे भी हटना पड़ सकता है, जबकि लोक प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोनों में। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आ जाता है कि वित्तीय प्रशासन। अब वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत देखिए इसमें दोनों में अंतर होता है। तो लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन अलग अलग है तथा बाहरी नियंत्रण का प्रभाव अधिक रहता है इस पर। कार्यपालिका चाहकर भी नए कर नहीं लगा सकती, क्योंकि विधायिका के द्वारा पारित बजट ही लोक प्रशासन की लक्ष्मण रेखा होती है। दूसरी ओर जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन पर एकाधिकार होता है, वहाँ बाहरी नियंत्रण का अभाव पाया जाता है, मतलब इन पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता। लोक प्रशासन का संचालन सार्वजनिक वित्त से होता है, जबकि निजी प्रशासन में अधिकांश निजी वित्त से ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए संविधान का प्रभाव। तो किसी भी देश का लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि संविधान कहता है। संविधान में वर्णित आदर्शों, मौलिक अधिकारों, इसके बाद फिर नीति निर्देशक तत्वों तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप लोक प्रशासन को अपना कार्य करना पड़ता है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन संवैधानिक आदर्शों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि निजी हितों के अनुसार संचालित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए अगला आता है क्षेत्र एवं प्रभाव। तो लोक प्रशासन सरकार का कार्यकारी अंग होता है,
वर्तमान राज्यों से जितने कार्यों की अपेक्षा की जाती है वे सभी लोक प्रशासन के द्वारा ही संपादित होते हैं। किसी निश्चित भूभाग पर शासन करने वाली सरकार का कार्यक्षेत्र निसंदेह व्यापक ही होगा, जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन का कार्यक्षेत्र छोटा होता है, कम प्रभावी होता है, क्योंकि समय, साधन, वित्त तथा कानून आदि कई बाधाएं निजी प्रशासन के समक्ष रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है उद्देश्य। तो लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य जन सेवा तथा सामुदायिक कल्याण करना होता है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना या लाभ अर्जित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है निजी प्रशासन का। इसलिए जो फेलिक्स ए निग्रो हैं, तो फेलिक्स ए निग्रो ये लोक प्रशासन के विद्वान हैं और इनका यह कहना है कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है, जैसे पुलिस, अग्निशमन, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कृषि विज्ञान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये कहा है फेलिक्स निग्रो ने। इसके बाद फिर अगला आता है आधिकारिक प्रकृति। अब आधिकारिक प्रकृति दोनों की अलग अलग होती है। तो देखिए इसमें तो किसी भी देश में चाहे कैसी भी शासन व्यवस्था प्रवर्तित हो, ठीक है, कुछ कार्य या विषय ऐसे होते हैं जिन पर केवल सरकार का ही एकाधिकार होता है, अर्थात निजी प्रशासन अधिकार या कार्यक्षेत्र उतने नहीं होते जितना कि संविधान तथा शासन निर्धारित करता है। इसके बाद फिर अमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, हीरा, पुखराज, अमूल्य प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति के मामले, मुद्रा, इसके बाद हथियार तथा गोला बारूद और परमाणु एवं अंतरिक्ष संबंधित क्षेत्र केवल सरकार के नियंत्रण में ही होते हैं, सरकार के हाथ में ही होते हैं। इन पर निजी प्रशासन का या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए राजनीतिक स्वरूप। तो लोक प्रशासन शासक दल की नीतियों को क्रियान्वित करने वाला व्यावहारिक तंत्र होता है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक स्वरूप लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कार्यों का महत्व। तो लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और गंभीर होता है, जिसमें रक्षा उत्पादन, मुद्रा, परमाणु, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लेकर बहुमूल्य खनिज उत्पादन जैसे गंभीर विषय भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो पशुपालन, कृषि विज्ञान तथा सामुदायिक स्वच्छता जैसे सामान्य विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं और इन कार्यों में केवल जनहित ही महत्वपूर्ण है, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद फिर जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन वही कार्य करता है जिससे उसे लाभ मिलता है। इसके बाद फिर अगला आता है पारदर्शिता। ठीक है, तो लोक प्रशासन के बहुत से कार्य गोपनीय होते हैं, इसके अधिकतम कार्य जनता के सामने होते हैं। सरकार जो भी कार्य करती है मोस्टली वो जनता को, सरकार जो भी कार्य करती है मोस्टली जनता को बताया जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पारदर्शिता। तो पारदर्शिता का अर्थ आप एक शब्द में याद रखना, जानकारी का खुलापन। ठीक है, तो जानकारी का खुलापन इसका अर्थ क्या होता है कि सरकार जो भी कार्य करेगी उसकी सूचना या उसकी जानकारी जनता को अवश्य देगी। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं ये जनता को जरूर बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सरकार जनता को नहीं बताती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो निजी प्रशासन होते हैं तो निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है। तो निजी प्रशासन में जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी बंद कमरों में जनता की निगाह से दूर रहते हैं, जनता को ये नहीं बताते हैं और लोक सेवकों को अपने जीवन, व्यक्तित्व तथा आचरण की दृष्टि से मीडिया तथा सार्वजनिक हितों से निरंतर इन्हें जूझना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है दबाव। अब लोक प्रशासन में सरकार के उच्च स्तरों पर अनेक प्रकार के दबाव सदैव बने रहते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय तथा
प्रांतीय दबावों के मध्य प्रशासकों को निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके बाद फिर स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक दल, दबाव समूह, कानूनी प्रावधान, मानव हित या मानवीय हित। इसके बाद फिर सरकार की लोकप्रियता, संगठन के उद्देश्य आदि ऐसे दबाव हैं जो शीघ्र निर्णय में बाधा बनते हैं। जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता और नहीं कोई जटिलताएं होती है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है स्थायित्व एवं संगठन। सरकारों का स्वरूप परिवर्तित हो सकता है किंतु लोक प्रशासन प्रत्येक स्थिति में बना रहता है। लोक प्रशासन से संबंधित संगठन अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि वे मुनाफे के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते। निजी प्रशासन से संबंधित संगठन या इकाइयां अधिक समय तक हानि नहीं उठा सकते। अगर किसी भी निजी संगठन को या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हानि हो रही है तो वह काम करना बंद कर देगा। इसके बाद फिर निरंतर हानि देने वाले उपक्रम शीघ्र ही बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आजीविका की सुरक्षा। तो राज्य एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होता है। नियोक्ता का मतलब होता है कि जो भर्ती करता है। ठीक है, जो नियुक्ति करने वाला होता है वह नियोक्ता कहलाता है, या जो रोजगार देता है वह नियोक्ता होता है। तो राज्य एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होता है और यह अवधारणा सेवकों की आजीविका या नौकरी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सामान्यतः जो लोक प्रशासन में कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं, ठीक है, ये अपने आप को नौकरी के मामले में सुरक्षित मानते हैं कि एक बार अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो जिंदगी भर का टेंशन खत्म। ठीक है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनको हमेशा यही टेंशन रहती है कि ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी चली जाए। ठीक है, ये समस्याएं होती निजी संगठन में। लेकिन जो हमारे सरकारी संगठन होते हैं या लोक प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं होती। इसके बाद फिर अगला आता है परिवर्तनशीलता। तो निजी प्रशासन को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, अतः निजी प्रशासन में अवसर अनुकूल परिवर्तन, संशोधन तथा विकास शीघ्रता से करना पड़ता है। जबकि जो लोक प्रशासन होता है तो लोक प्रशासन में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नवाचार तथा अनुसंधानों के अनुरूप परिवर्तन निजी प्रशासन की विशेषता होती है, जबकि लोक प्रशासन यथास्थिति या जड़ता को बनाए रखता है। ठीक है, ये इनमें अंतर होता है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है जनसंपर्क। ठीक है, अब जनसंपर्क में क्या होता है तो देखिए इसमें कि लोक एवं निजी दोनों ही प्रशासन में जनसंपर्क का समान महत्व होता है, लेकिन लोक प्रशासन द्वारा किया जाने वाला कार्य जनसंपर्क एवं प्रचार मर्यादित, नैतिकतापूर्ण तथा कानून के दायरे में होता है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन प्रतिद्वंदी से जूझने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करता है। विज्ञापन का प्रयोग जितना निजी प्रशासन करता है उतना लोक प्रशासन नहीं करता। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है राष्ट्र निर्माण। तो लोक प्रशासन का दायित्व है कि यह राष्ट्र निर्माण के लिए समस्त प्रयास करे तथा सभ्यता एवं संस्कृति को जीवंत बनाए रखें, जबकि निजी प्रशासन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। इसके बाद फिर राष्ट्र, समाज, संस्कृति, मूल्य, सुरक्षा, नैतिकता, ठीक है, के समस्त दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर होता है। संकट के समय सभी लोक प्रशासन की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं या नजरों से देखते हैं। निजी प्रशासन राष्ट्र निर्माण में सहयोग तो देता है, लेकिन कब, जब उसे लाभ होता है तब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अभी हमने आपको जो बताया है इसमें अंतर लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में जो अंतर है, ठीक है, या असमानता है, तो ये आपसे 5 नंबर में भी पूछे जा सकती है और 11 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए उदारीकरण का लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पर प्रभाव। अब इसको पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उदारीकरण किसे कहते हैं।
ठीक है। अब जो उदारीकरण शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है, तो जो उदारीकरण शब्द है यह उदार शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। और उदार का अर्थ क्या होता है, दयालु प्रवृत्ति का, ठीक है। उदार का अर्थ क्या होता है, दयालु प्रवृत्ति का या दया करने वाला, ठीक है। तो फिर हम इसको उदारीकरण का पूरा अर्थ क्या समझेंगे, तो इसका उदारीकरण का पूरा अर्थ आपको ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा जब नियमों में, कानूनों में ढील दी जाती है या नियमों तथा कानूनों को शिथिल किया जाता है तो उससे ही हम उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए 1991 से पहले की जब हम बात करें कभी, तो 1991 से पहले हमारे भारत के नियम कानून इतने कठोर थे कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आ ही नहीं पाती थी, यहाँ पर कार्य नहीं कर पाती थी, ठीक है। फिर हमारी भारत सरकार के द्वारा नियमों को थोड़ा शिथिल किया गया, जिसके कारण विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती हैं और कार्य करती हैं, ठीक है। अब भारत में सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है, मतलब एकल खिड़की प्रणाली, तो एक ही स्थान पर सारे कार्य हो जाते हैं, जगह जगह उनको अब भटकना नहीं पड़ता, ठीक है। तो उदारीकरण का सरल भाषा में आप अर्थ याद रखेंगे, नियमों तथा कानूनों को शिथिल करना या नियम कानूनों को ढील देना। अब इसके बाद देखिए, इसमें भारत में उदारीकरण 1991 के बाद से प्रारंभ होता है और उदारीकरण के माध्यम से लोक प्रशासन में लाल फीताशाही को समाप्त करने का प्रयास भी किया गया है। भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण ये 1991 में ही आते हैं। इसके बाद फिर जो उदारीकरण का दौर चल रहा है, तो उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक और निजी भागीदारी, तो जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको कहा जाता है ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी का शॉर्ट आपको याद रखना है, फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो उदारीकरण के दौर में इस ट्रिपल पी पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके बाद फिर भारत जैसे विकासशील देश में उदारीकरण का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में उदारीकरण जोर पर है या फिर उदारीकरण को अधिक महत्व दिया जा रहा है, अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए आगे, उदारीकरण का लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पर क्या प्रभाव है। तो पहला प्रभाव इसमें देखिए कि उदारीकरण का यह उद्देश्य होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के कुशल प्रबंध को सहभागी बनाया जाए और इसी संदर्भ में नवीन लोक प्रबंध को लोक प्रशासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि यह कार्य कुशलता, मितव्ययता और प्रभावशीलता, जिसको हम ट्रिपल ई कहते हैं, तो ट्रिपल ई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, इन पर बल देता है उदारीकरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में हो सकता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रिपल ई का मतलब क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि 3E, मतलब 3E या ट्रिपल ई के परिणाम स्वरूप अधिकतम सेवाएं नागरिकों को प्राप्त होती हैं। कार्यकुशलता, मितव्ययिता एवं प्रभावशीलता निजी प्रशासन की ये मूल विशेषताएं होती हैं, जिन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद फिर उदारीकरण की प्रक्रिया ने निजी क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और उच्च तकनीकों या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को लोक प्रशासन की तुलना में अधिक आकर्षक वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही है। परंतु निजी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बनी रहती है, जबकि लोक प्रशासन में कार्यरत लोगों में सुरक्षा का भाव निहित होता है। इसके बाद फिर अगला आता है, इसमें उदारीकरण के दौर में लोक प्रशासन अधिक जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण में कार्यरत होता है, जिसके कारण कार्यक्रम प्रभाव एवं संगठनात्मक कार्यशीलता का मापन कठिन हो जाता है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है, तो निजी प्रशासन में संगठनात्मक कार्यशीलता का मापन तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल होता है। इसके बाद फिर उदारीकरण के इस दौर में लोक प्रशासन द्वारा राष्ट्र निर्माण और भावी समाज को नई दिशा देने जैसे अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, जिसके कारण इसका झुकाव सामाजिक मूल्यों की स्थापना की ओर होता है।
जबकि जो निजी प्रशासन होता है तो निजी प्रशासन को सरकार के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन का पालन करना होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है उदारीकरण के इस युग में राजनीतिक प्रभाव एवं दबाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, जबकि लोक प्रशासन इससे प्रभावित नहीं होता। तो जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव में या राजनीतिक दबाव में कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको दबाव में रहकर कार्य करना ही पड़ता है। हमारे जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इन पर राजनेताओं का दबाव बना रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो निजी प्रशासन होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें ऐसी समस्याएं नहीं पाई जाती। जो निजी प्रशासन होता है उसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। इसके बाद फिर अगला आता है उदारीकरण का निजी प्रशासन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और निजी प्रशासन की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता आई है, जिससे व्यापार, उद्योग व निवेश में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि कोटा, परमिट और लाइसेंसिंग को समाप्त करने से लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में कमी आई है, अर्थात नियमों व कानूनों में कमी आने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हुई है। परिणामतः उदारीकरण के माध्यम से राज्य की भूमिका में कमी लाई जा रही है और बाजारीकरण तथा निजीकरण को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि उदारीकरण के इस युग में सरकार के द्वारा किसी परियोजना को पूर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को संविदा पर रखा जाता है, जिससे परियोजना में वित्त का अभाव नहीं होता और साथ ही बेहतर प्रबंधन के माध्यम से निर्धारित समय में परियोजना को पूर्ण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 11 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया को बल मिला है और प्रशासनिक सुधारों में ई गवर्नेंस, फिर सिटीजन चार्टर, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि के साथ साथ गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही लोक प्रशासन में दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर उदारीकरण के माध्यम से सरकार के द्वारा ऐसे लोक उपक्रमों को जो घाटे में चल रहे हैं उनका विनिवेश करके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जो भी सरकारी कंपनी घाटे में चलती है तो सरकार उसका विनिवेश कर देती है या डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, मतलब उसका कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को सरकार बेच देती है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कंपनियों के जो सरकारी कंपनियां थी उनका विनिवेश किया गया है, तो उसमें अब प्राइवेट कंपनियों का या जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी भी पार्टनरशिप होती है। ठीक है, इसके बाद फिर जिससे उपक्रम की समस्याओं का समाधान किया जा सके और लाभ अर्जित किया जा सके, साथ ही निजी क्षेत्र की सहभागिता से बेहतर प्रबंधन के द्वारा दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इसके बाद फिर अगला है कि उदारीकरण के माध्यम से कोटा, परमिट और लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया, सिवा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। तो कुछ क्षेत्र कौन कौन से, तो जैसे अपन देखते हैं कि अल्कोहल या जो रासायनिक पदार्थ होता है, इसके बाद में जो गोला बारूद संबंधित कोई भी सामग्री अगर बनाता है तो इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसमें लोक प्रशासन में लाल फीताशाही को समाप्त किया गया, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर उदारीकरण के दौर में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य कुछ चुनौतियां उत्पन्न हुई है। तो उदारीकरण के माध्यम से व्यवस्था में सुधार कर व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ाना था, जिससे देश में बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके, गरीबी को दूर किया जा सके, कुपोषण, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का समाधान तीव्र गति से किया जा सके। परंतु उदारीकरण से लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य
ऐसी अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई है जो उदारीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। ठीक है, अब कुछ चुनौतियां हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहली चुनौती इसमें देखिए कि उदारीकरण के माध्यम से निजीकरण की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है और ऐसे में उपभोक्ताओं या नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनको बाजारवाद से बचाने के लिए लोक प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगली चुनौती है कि अत्यधिक उदार नीति अपनाने से निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी हो सकते हैं और अगर सीमित उदार नीति रहेगी तो निजी क्षेत्र का भरपूर सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसके बाद फिर लोक प्रशासन के संगठनात्मक ढांचे, कार्य, भूमिका, जवाबदेहिता आदि में व्यापक बदलाव नहीं हुआ है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रह जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोक प्रशासन में नियम कानून उदार तो हुए हैं परंतु लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समन्वय नहीं होता या समन्वय नहीं हो पाता। इसके बाद फिर अगला आता है कि भारतीय प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रकृति का विकेंद्रीकरण करना कठिन कार्य हो गया है। परिणामतः लोक प्रशासन में लाल फीताशाही उत्पन्न हुई है। ऐसे में निजी प्रशासन की सार्वजनिक क्षेत्र में प्रभावी भूमिका देखने को नहीं मिलती। इसके बाद फिर अगला आता है लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है परंतु निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण न होकर लाभ अर्जित करना होता है। ये अब वर्तमान में चुनौतियां सामने उभर कर आई है इस उदारीकरण के दौर में। तो हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है इसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अगर निजी प्रशासन को या किसी भी निजी संगठन को लाभ नहीं होगा तो वह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सभी चुनौतियां सामने आई है फ्रेंड उदारीकरण के कारण, जो हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह सेशन समाप्त हो जाता है। इस टॉपिक से फ्रेंड आपसे 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।